तू मुझे आज भी पूछेगा तुझे फिल्में ही बनानी है, मैं नहीं पता मुझे भाई। फिल्में पसंद है तुझे, हाँ। बनानी पसंद है तुझे, हाँ। आज पसंद है। Will I love them after 5 years? I don't know. Meet Neil Shah, a scuba diver, underwater filmmaker, and former chief assistant director who's worked on some of the big Bollywood films. After spending years in the chaos of Bombay's film industry, he walked away from it all. 4 years ago, he moved to Havelock Island, Neil's sacred space, where diving became a daily ritual and found a new way of observing the world. Today, Neil is an underwater filmmaker, capturing the vibrant life of coral reefs and the stories that exist beneath the surface. In this episode, he talks about डाइविंग जो है वो एक बहुत मेडिटेटिव चीज है। अब जितना प्रेजेंट रह सको, इट्स अ स्पोर्ट दैट डिमांड्स यू टू बी प्रेजेंट। You have been to Varun's wedding, right? तेरी जो डिप्लोमा फिल्म है XIC की, as Varun and me acting in, क्या बात कर रहे हो? I got my first break with David Dhawan. We started talking Godard and Kieslowski and Tarkovsky in the office, and he joined the discussion. He said, तुझे क्या लगता है चूतिया? ये आता है मुझे ये सब। A very funny person, full of humor, full of brightness. Being a chief AD, I am saying this. The way we film, the whole system has become exploitative. Human shift होती है 8 घंटे की, ओवर टाइम होता है 12 घंटे का. We end up shooting sometimes for 16 hours, 18 hours. I have seen people break, including myself. Eventually you question this, तुम फिल्म ही तो बना रहे हो, कौन से जंग पे जा रहे हो? But it feels like you're going to war. Actually, used to say this to me, Neil, give yourself some time. There is laughter in the world. You're not looking in the right places. I had burnt everything I loved very dearly to the ground. My marriage had ended. I was high at my mother's funeral, and I did not take the time to say goodbye. I had tried to overdose myself to death twice, and I didn't die. क्या बोल रहे थे? भूल गया मैं तो। भाई स्टार्ट हो गया है क्या? अच्छा हो गया था, चलो डन, सॉर्टेड। क्या हाल चाल है भाई? बस एकदम ठीक, तू बता। आपने नाश्ता किया? नाश्ता मैं करता नहीं हूँ। करते नहीं हो? फुल ऑन डाइटिंग चल रहा है क्या आपका? बहुत ज़्यादा वजन बढ़ गया है। हाँ। पानी में बहुत स्लो फील कर रहा हूँ। ओके ओके, कोशिश चालू है। हाँ 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 हाँ। तो ये डाइविंग की वजह से आपको एक्चुअली अलग से आपको फिजिकल फिटनेस पे वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी उतना। ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट चुन लिया तुमने, क्योंकि क्या होता है इसमें कि टेक्निकली इफ यू आर डाइविंग, अगर आप रोज डाइव कर रहे हो ना, तो स्ट्रीनियस एक्टिविटी डाइव के बाद नॉन एडवाइजेबल है। क्योंकि वाइल आप डाइव कर रहे हो ना, ड्यूरिंग डाइविंग क्या होता है कि आपका बॉडी नाइट्रोजन लोड कर लेता है बहुत। तो जब तक आपकी बॉडी कंप्लीटली डिसैचुरेट ना हो जाए, नाइट्रोजन रेसिड्यू रह जाता है बॉडी। तो स्ट्रीनियस वर्कआउट या एक्सरसाइज करने से पॉसिबिलिटी है कि बबल्स फॉर्म हो जाए नाइट्रोजन। ओके। तो एडवाइजेबल नहीं होता है कि, और ऐसे बोला जाता है कि ठीक है अगर करना ही है तो थोड़ा लाइट वर्कआउट करो, और 6 घंटे के बाद, 6, 7, 8 घंटे के बाद करो, डाइव से निकलने के बाद, है ना। ताकि डाइव से पहले जरूरी, बाद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डाइव के बाद आपके बॉडी ने नाइट्रोजन लोड किया है तो उसका पोस्ट इफेक्ट हो सकता है। हाँ, स्पेशली इफ वन इज अ डाइव प्रो। हाँ हाँ हाँ। तो हिज और हर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज मल्टीपल पीपल्स लाइव्स इन द वाटर, है ना। वो अपने खुद के लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल तो है ही, और 4 जन को लेके जा रहा था। तो एक तरीके से एक फिजिकल फिटनेस होना चाहिए। ये हमें डाइव थियरी में भी पढ़ाया जाता है कि एक लेवल ऑफ फिटनेस जो होता है या होती है, उसको हमें ढंग से मतलब उसका पालन करना ज़रूरी है मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत फिजिकल है। जो ऑफ कोर्स भाई, स्कूबा डाइविंग जो है काफ़ी फिजिकल है ना। पानी में ये होता है तो इतना फील नहीं होता हमें, बिकॉज बॉडी कूल डाउन रहती है वाटर टेम्परेचर्स की वजह से। XYZ पानी जो है बदन का हीट ले लेती है बहुत, पर है इट इज़ वेरी फिजिकल। और खास करके करंट में हो, कोई दिक्कत आ जाए, कंडीशंस फेवरेबल ना हो। देखो मेंटल गेम तो अलग ही है। मेंटल गेम तो वो बाद में आते हैं। अभी जैसे कोई ओबीज बंदा, अगर वो डाइव करना चाहे या सीखना चाहे, तो उसके लिए क्या सेम ही होगा वो?
मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो थोड़े से ओबीस है या फिर ज़्यादा ओबीज वाले को तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी होती होगी। बिल्कुल। अब वो डिपेंड करता है कि बंदी का हेल्थ कैसा है, ठीक है। अब ये दो चीज अलग तो है, फिजिकलिटी और मेंटल स्ट्रेंथ। पर इस केस में मैंने देखा हुआ है कि एक बंदा है जो फिजिकली उतना फिट नहीं है, पर पानी में वो बहुत ग्रेसफुल है ना। तो अगर आप मुझे डायरेक्ट सवाल पूछे कि फिजिकलिटी जरूरी है या नहीं, फिजिकलिटी है तो इट्स अ बोनस, इट्स गुड, बट उसका मतलब ये नहीं है कि फिजिकलिटी आप प्राइम शेप में नहीं हो तो यू कैन नॉट बी अ गुड डाइव प्रो। दिस पर्सन हु आई एम टॉकिंग अबाउट इज अ वेरी गुड डाइव प्रो, बहुत एक्सपीरियंस है, यहीं का है हैवलॉक का। ओके। मैं आंख बंद करके अपना लाइफ उसके हाथ में ट्रस्ट कर लूँ, खुद से भी ज्यादा। वो इंस्ट्रक्टर है यहाँ पे? वो कोर्स डायरेक्टर बना था एक पॉइंट पे। तो जो अगला लेवल होता है इंस्ट्रक्टर, जहाँ कोर्स डायरेक्टर कैन कंडक्ट एन आईडीसी प्रोग्राम, पैडी आईडीसी प्रोग्राम, जो है कि वो इंस्ट्रक्टर्स को ट्रेन करते हैं, है ना। वो बंदा इतना ग्रेसफुल है पानी में कि ये जो फिजिकलिटी की लॉजिक है वो आपकी आंखों के सामने टूटती है। आई थिंक मैंने 2-3 साल पहले पहली बार डाइव किया था, हैवलॉक आया था मैं फैमिली के साथ। मेरी तो फट रही थी क्योंकि मेरे को एक तो वो है, वर्टिगो है। हाँ वर्टिगो है मेरे को, है वर्टिगो है। बट जैसे वो जो भी होता है वो ग्लासेस होता है और सिलेंडर वगैरह लगा लिए हैं, जैकेट वैकेट जो भी होता है पहनने वाला पहन लिए हैं, जा रहे हैं, उन्होंने इंस्ट्रक्ट वगैरह कर लिया है। तो बेसिकली आपने जो किया वो डिस्कवर स्कूबा डाइविंग किया, DSD। ओके। जहाँ पे आप आते हो, आपको जो बेसिक स्किल्स है उसकी ट्रेनिंग दी जाती है 15-20 मिनट या 30 मिनट या जितना टाइम आपको लगे। आई थिंक 10 मिनट होगा, 10-15 मिनट में। और फिर आपको एक इंस्ट्रक्टर पकड़ के ले जाता है पानी में, और ब्रीदिंग के लिए वो 1-2-3 मिनट के लिए ऐसे ट्राई करते हैं कि बिल्कुल अंडर वाटर ट्राई करके देख लो। तो वो क्या है, वो एक एक्सपीरियंस है जिसको पैडी ने क्राफ्ट किया है। पैडी के बारे में थोड़ा बता देना। पैडी एक डाइव बॉडी है, जैसे कि BCCI क्रिकेट को है, ICC क्रिकेट को है। पैडी इज अ ग्लोबल डाइविंग बॉडी। बहुत सारे डाइव बॉडीज है, बहुत सारे काबिल डाइव बॉडीज है। पैडी है, SSI है, और भी बहुत सारे हैं, बट पैडी एंड SSI एज आई नो ऑफ आर द 2 बिगेस्ट प्लेयर्स globally that certify people, है ना। तो बेसिकली पैडी इज somebody who certifies divers. पैडी इज somebody who modulates courses के जो एक सिखाने का तरीका या फिर जो क्राइटेरियाज होते हैं एक किसी को लाइसेंस करने में, तो डाइवर हैज टू मीट ऑल दोस क्राइटेरियाज वगैरह। तो ऑल ऑफ दिस पैडी डिसाइड्स, है ना। एंड इट इज कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग, इट इज बेस्ड ऑन अ लॉट ऑफ रिसर्च, ऑन अ लॉट ऑफ स्टडी ग्लोबली। तो देयर इज अ लॉट दैट गोज इनटू स्कूबा डाइविंग। इफ यू अगर आप ये सोचने जाओ कि अब जितना इंफॉर्मेशन हमारे हाथ में है साइंटिफिकली अबाउट स्कूबा डाइविंग, एक जमाने में नहीं था। तो मैं कल इनफैक्ट एक दोस्त को यही पूछ रहा था कि कितनों की जान कुर्बान हुई होगी ये सब फिगर आउट करने में। ओके। और ये कब से स्टार्ट हुआ होगा स्कूबा, लाइक ये जो एक्सपीरियंस है या ये जो वर्ल्ड ऑफ अंडर वाटर? ये मुझे पता नहीं है। ये इतना जब बोल रहे हो ना कितने लोगों की जान गई होगी, ये सब नॉलेज में मैं बुद्धू हूँ, बट काफी टाइम हुआ है। एंड देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ ट्रायल एंड एरर एंड एडवांसमेंट्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च एंड मोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस, मोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रेशर, हाउ डज वंस बॉडी रिएक्ट टू प्रेशर, टू सर्टेन गैसेस। जो नॉर्मल रिक्रिएशनल डाइविंग होती है वो तो हम एयर पे करते हैं या तो एनरिच डाइविंग करते हैं जो नाइट्रॉक्स पे करते हैं, पर उसके बियॉन्ड देयर इज ऑल्सो टेक डाइविंग, जहाँ लोग अलग अलग गैसेस के मिक्सेस ब्रीथ करते हैं, क्योंकि एक साइंस है इसके पीछे, है ना। एक सर्टेन डेप्थ के बाद ऑक्सीजन टॉक्सिक हो जाती है एंड इट्स नोन एज ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी। ओके। तो ये सब जो कॉन्सेप्ट्स है वो रिएक्ट कैसे होती है लाइक बॉडी में? पॉइजनिंग जैसे। While you're diving? Yes, beyond a certain depth, जो प्रेशर, डेंसिटी, वॉल्यूम XYZ का तो जो कुछ मीटर होता है क्या इसके अंदर आप जाते हो तो? जी, तो रिक्रिएशनल डाइविंग का जो कैप या अपर लिमिट है फिलहाल 30 मीटर्स इज द रिक्रिएशनल डाइविंग लिमिट, 40 मीटर्स इज डीप स्पेशलिटी। ठीक है, तो इसमें अब क्या है कि
पर ये चीज़ काउंटर चेक करना एक प्रो के साथ, बट ये जहाँ तक मैं वाकिफ हूँ ऐसा ही कुछ है। एक पूरी साइंस है, देयर इज अ लॉट ऑफ फिजिक्स इन्वॉल्व, लॉट ऑफ बायोलॉजी इन्वॉल्व, लॉट ऑफ केमिस्ट्री इन्वॉल्व, लॉट ऑफ प्ले ऑफ गैसेस इन्वॉल्व, हाउ डू दे रिएक्ट एट सर्टेन डेप्थ्स XYZ। तो जब आप कोर्स करते हो ना, जैसे कि अगर आपने ओपन वाटर कर लिया, आपने जो किया था वो DSD था, दैट इज डिस्कवर स्कूबा डाइविंग। वो तो कोई कोर्स नहीं था ऐसे, लाइक हाँ, दैट इज बिल्ट सो दैट पीपल कैन एक्सपीरियंस के होता क्या है। एन ओपन वाटर कोर्स टेक्स यू 4 days, आपके पास 4 दिन है नहीं, पर आपको एक्सपीरियंस करना है डाइविंग होता क्या है। सो द सेफेस्ट वे इज वी टीच यू सम बेसिक स्किल्स, और एक इंस्ट्रक्टर आपके साथ पकड़ के 1-to-1 आपको लेके आ जाता है। हमारे यहाँ है ना, सम प्लेसेस 1 इंस्ट्रक्टर टेक्स 2 people, 3 people, डिपेंड्स, ठीक है। बट इट्स जस्ट टू गिव यू एक झलक देने के लिए बना है ना। जब आप कोर्स करते हो तब क्या होता है कि पहले तो आप एडुकेट होते हो, जैसे कि हम बातें कर रहे हैं ये साइंसेस के बारे में, करेक्ट। What is the entire science behind scuba diving? You are educated about that. You are educated about skills. You are educated about everything that you would need to be aware of in the water, including the environment. जैसे मेरे लिए तो पहली बार ओवरवेलमिंग हो गया था कि भाई इतना कुछ बता रहे हैं, मेरी तो फट गई, बिल्कुल लिजिट फटली मेरी तभी। फिर दूसरी बारी करी, जैसे ही मैं पैनिक करूंगा मेरा पैल्पिटेशन होना स्टार्ट हो सकता है। तो पिछली बार जो मैंने गलती की, इस बार मैं नहीं करूंगा। तो आई थिंक दूसरी बार मैंने नील में किया था, और उस दिन आई थिंक मैंटरे भी दिखी थी मुझे। तो वो एक्सपीरियंस था मेरे लिए कि भाई अंडर वाटर और नीचे जा रहा हूँ, और फिर धीरे धीरे समझ आ रहा कि ओके ये मेरे दिमाग को मैं कंट्रोल कर पा रहा हूँ अभी मैं। और उसके बाद वो चला गया और दोबारा वो थॉट आया ही नहीं। जैसे कल बात कर रहे थे ना मेडिटेशन के बारे में, जो अपन ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं, तो उस पर अपन का फोकस लेके आना है। तो सिमिलरली आई थिंक सेम लॉजिक से मैंने यूज की थी जब मैं डाइव कर रहा था, और मैं सोच रहा हूँ वाइल डाइविंग जब मैं कर पाया, उसके बाद समझ आ गया ओके ये मेंटल गेम ही है पूरा पूरा, अगर आप डाइव कर रहे हो। यस, क्योंकि क्या है कि मेरे हिसाब से माय एक्सपीरियंस विद डाइविंग हैज बीन दिस, कि डाइविंग जो है वो एक बहुत ही मेडिटेटिव चीज़ है। उसका मतलब ये है कि अगर आप अब जितना प्रेजेंट रह सको या जितना स्थिर आप बैठ सको ना, उतना ज़्यादा एंजॉयबल है। इट्स अ स्पोर्ट दैट डिमांड्स यू टू बी प्रेजेंट। क्यों? क्योंकि अगर आप होता क्या है, पैनिक क्या होता है? पैनिक ये होता है कि मैं अब पानी में हूँ, मैं अपने रेगुलेटर से सांस ले रहा हूँ, और मैं सोचने लग जाता हूँ कि क्या हो सकता है। मैं ये सोचने लग गया अगर हवा ख़त्म हो गया तो, अगर मैं पैनिक कर गया तो, पर क्या मैं अब पैनिक कर रहा हूँ? इसको अपन ट्रिगर कह सकते हैं क्या? ये अगर थॉट आ रहा है तो बिल्कुल कर सकते हैं। ये ट्रिगर ही होगा। जी, मैंने ये किया हुआ है इंडिविजुअल। मैं एक बारी एक इंस्टेंस बोलता हूँ कि मैं लगभग 30 मीटर्स के आसपास था और करंट चल रही थी, काफ़ी तेज़ करंट। हाँ, काफ़ी तेज़ करंट चल रही थी, और उसमें मैं कैमरा और गियर लग कर रहा था। और काफ़ी शुरुआत की बात थी जब मैंने जस्ट स्टार्ट किया था ना, जैसे कि कैमरा लेना पानी में, तो मैं ओवरवेल्म हो गया था। करंट भी चल रहा और मैं किक किए जा रहा हूँ। उतने में मैंने मेरा ब्रीदिंग पैटर्न रेगुलेट नहीं किया, उसके वजह से मेरी दिल की धड़कन थोड़ी तेज़ होने लगी थी, और उतने में मैंने ये सोच लिया कि अब अगर मैं पैनिक कर गया तो भयानक होगा। एंड लिटरली इन दैट मोमेंट माई बॉडी प्रोबेबली पास्ड अ सिग्नल, सॉरी माई ब्रेन पास्ड अ सिग्नल टू माई बॉडी, एंड आई स्टार्टेड हाइपर वेंटिलेट। अब ऐसे लग रहा है कि जोर से सांस ले रहे हो। वो स्टेज आ गया। हाइपर वेंटिलेशन मतलब जब आपका ब्रेन आपके बॉडी को बोल रहा है कि ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, पर एक्चुअली नहीं चाहिए। मैं उस वक्त बहुत लकी था कि आई वॉज लेड बाय अ डाइव प्रो कॉल्ड हायट, जो यहाँ की वेटरन है। बहुत कुछ सीखा हुआ है मैंने उनसे, और उन्होंने मुझे देखा और मैं उनको देख रहा था, और वो समझ गई कि कुछ सही नहीं है, तो ताबड़तोड़ मेरे पास आई एंड पकड़ लिया मुझे, आई कांटेक्ट बना लिया।
और फिर मेरी सांस जो है वो रेगुलेट करने लगी, ताकि बिकॉज क्या होता है कि एक बॉडी कांटेक्ट, किसी ने आपसे बॉडी कांटेक्ट किया, आई कांटेक्ट किया, अब वो बंदे की आंखें बड़ी काम है, वो बंदे की बॉडी लैंग्वेज जो है बड़ी काम है, इस केस में हाइट थी, तो उसकी जो कामनेस देखे कहीं ना हमारे दिल को तसल्ली हो जाती है, एंड वी आर ऑल्सो स्लोली कमिंग डाउन because she is looking at me, she is making me breathe slowly, signaling to me, And this is 30 meters. telling me, yes, this is at 30 meters. I cannot shoot up. If I shoot up, I will expose myself to DCS, decompression sickness. I will expose myself to lung over expansion if I ascend too fast. ऊपर. हाँ, Oh. तो ये सब चीजें हैं. At 30 meters, you cannot just straight away dart up at a fast pace. है ना? In recreational diving, we do NDLs or no stop limit dives, which means that अगर emergency में आपको अपना safety stop skip करना पड़े, आप कर सकते हो, but still your ascent rate becomes important. Okay. ये चीज क्यों होती है? It's because every 10 meters you descend, air compresses by 1 bar. है ना? तो आपके जो फेफड़े हैं, अगर सरफेस पे ये है, 10 मीटर पे ये हो जाता है, 20 मीटर पे ये हो जाता है, 30 मीटर पे ये हो जाता है, तो अगर मैं 30 से 10 सेकंड में आ जाऊं, ये हो जाएगा, बिकॉज एयर विल एक्सपैंड अगेन, है ना? उतनी तेजी से ऊपर. हाँ, तो यू हैव टू, दैट्स व्हाई हैव अ ग्रेजुअल असेंट, ताकि आपके लंग्स को टाइम मिले अडेप्ट करने में, आपके बॉडी में जो नाइट्रोजन है उसको भी निकलने में उसे वक्त मिले, ताकि बबल्स ना फॉर्म हो जाए. तो इट इज टेक्निकल, इट इज साइंटिफिक, इट इज यू हैव सर्टेन थिंग्स, बट इट इज नॉट एज ग्रीवियस एज यू थिंक, है ना? जैसे कि लोग समझते कि इट इज इट्स अ डेंजरस स्पोर्ट और यू आर रनिंग अलोंग द लाइन. मेरा सवाल ये है, और ये फैक्ट चेक कर चुका हूं मैं, कि there are way more car accidents that happen than a scuba diving accident on any given day. पर आप गाड़ी में बैठने से पहले सोचते हो उतना नहीं, राइट? सो इट इज अबाउट familiarity. कि आप जितने familiar होते जाओ उसको, उतना ज्यादा चीज आपको समझ में आता है. Are you at risk? You are at risk by walking this road also. Coconut can fall on your head and you can die. है ना? तो it is that simple. But yeah. So coming back to your thing, जैसे आपने बोला कि मैंने सोच लिया कि मुझे पैनिक नहीं करना है. हाँ. मैं आपको एक चीज पूछता हूँ, डोंट थिंक ऑफ अ व्हाइट एलिफेंट. आपके दिमाग में व्हाइट एलिफेंट दिखा आपको? आया ना? सो जनरली व्हेन वी टेल आवरसेल्व्स डोंट डू दिस ना, वही अटक जाता है दिमाग में. सो इट इज नॉट अबाउट डोंट पैनिक, इट इज अबाउट आई नो व्हाट टू डू इफ आई डू पैनिक. तो मेरे दिमाग में ऐसा था कि अगर मैं सोचूंगा तो आएगा. हाँ, तो मेरा फोकस मैंने शिफ्ट किया कि अरे भाई वो देख, वो कोरल देख, वो कैसे मूव कर, वो करेक्ट अप्रोच, वो करेक्ट अप्रोच. कि प्रेजेंस में आओ, दोबारा प्रेजेंस में आओ. एब्सोल्युटली प्रेजेंट में क्या हो रहा है, क्योंकि प्रेजेंट में कोई गड़बड़ नहीं हो रहा. हाँ. गड़बड़ कहाँ हो रहा है? दिमाग में ज्यादातर. ऐसा नहीं है कि कोई ग्रीवियस सिनेरियो नहीं हो सकता है, पानी में हो सकता है, और आप तब भी पैनिक कर सकते हो, तब लेजिट है. पर ज्यादातर पीपल पैनिक बिकॉज दे आर थिंकिंग कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, हो नहीं रहा है. तो अनदर वे ऑफ ब्रिंगिंग आवरसेल्व्स टू काम इज गेटिंग इन्वॉल्व्ड इन द प्रेजेंट, looking at fish, looking at coral, looking at the beauty the ocean has to offer. आप रहो वहाँ, तब मजा आएगा. एक फनी इंस्टिंक्ट है, जब मैंने आपका कंटेंट पहली बार देखना चालू किया ना, आपका नाम नील शाह है और आपका कंटेंट मैंने देखा अंडर वाटर है, ये है, वो है, तो मैंने ऐसे एज्यूम कर लिया कि आप कोई लोकल हो, आइलैंडर हो और नील आइलैंड से हो. आपका नाम कुछ और होगा, बट आपने नील इसलिए रखा है क्योंकि आप नील आइलैंड से हो. ऐसा मैंने एज्यूम किया है. इसमें बहुत ठुकती है मेरी रैंडम बहुत लोग आके मैं बोलते हैं नील आइलैंड. फिर मैं आपसे बात किया कि भाई आपका कंटेंट मेरे को मस्त लगा. फिर आपने बताया कि मैं पूछा कि भाई ऐसे ही कि कहाँ से हो आप, नील से हो, पोर्टलर से हो, कहाँ से हो? आपने बताया बॉम्बे से हो. फिर मैं समझा ओके फक, तब सब डॉट्स कनेक्ट होने लगी. ओके, क्योंकि मैं सोच रहा था भाई
आइलैंड से भाई इतना गांड फाड़ काम भाई कौन कर रहा है भाई, कौन है ये बंदा भाई, कहाँ से सीख के आया, क्या है ये, नहीं, पर क्या तुझे है? ऐसे क्यों लगता है कि आइलैंड से ऐसा क्योंकि काम मैंने नहीं देखा आ नहीं है ना अभी तक, देखा नहीं इसीलिए मेरे को लगा। ओके, पर मुझे इनफैक्ट लगता है मैंने है काफी है। हाँ, नहीं, और मुझे डिफरेंस ये लगता है कि जब से मैं आइलैंड आया हूँ मैं यहाँ ज्यादा कर पाया हूँ। बॉम्बे में आई वाज वर्किंग एज अ चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर फॉर हाँ, द उसके लॉन्गेस्ट बारे में टाइम। थोड़ा बताओ ना पहले का। हाँ, मतलब माई जर्नी विथ ऐसे फिल्म के साथ चालू कैसे हुआ कि बीकॉम पढ़ लिया था, डैड के ज्वेलरी बिजनेस में जाने वाला था। ओके, Gemology you come from through- like business family? हाँ, my father was a self-made man. He started his own business XYZ. He came from very humble beginnings. और आप महाराष्ट्र से ही हो, आपकी फैमिली मराठी? नहीं यार, मेरी मदर जो है हाँ। वो गोवन थी, ओह ओके। मेरे फादर जो है वो गुजराती है। अच्छा शाह, no, it makes तो sense. मैं ढोकला को सौरपा तेल में डुबा के खाता तो ऐसा है। तो मुझे लगता नहीं है मैं उतना ड्रिवन था तभी लाइफ में कि मुझे करना क्या है या जो भी है। या कुछ एम्बिशन था कि भाई मुझे हाँ, मैं films बस में मजे जाना ले रहा है। था। हाँ। और मैं बहुत इंट्रोवर्टेड था। ओके, स्कूल में मैं लोनर था, इंट्रोवर्ट था, क्रिकेट खेलता था खूब। you have any siblings? नन। Okay. My mum, in fact, lost 6 kids before me and 1 after me. She had a lot of complications in life. Okay. तो घर पे बहुत पंपाला हुआ लड़का था, बट बहुत शाइद किस्म का था मैं। तो स्कूल में काफ़ी इंट्रोवर्ट था। पढ़ाई में नंबर 1 था, अच्छे से पढ़ाई होती थी, ये वो। और क्रिकेट के बारे में तब बहुत सीरियस था। सॉरी, ड्रीम्स थे, ड्रिवन था, बट क्रिकेट बिकॉज माई फादर वॉज समबडी हु प्लेड फॉर इंडिया अंडर 19 एट हिज टाइम, वॉज अ वेरी वेल रिनाउंड क्रिकेटर एंड गॉट अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फ्रॉम द कम्युनिटी। ही बेसिकली मिस द बस, बट वो स्टोरी बोलने जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, Cricket. वो अलग बोलता। हाँ, उनकी जर्नी। हाँ, he could have played for India. A lot of people believe this. I believe this. And so I guess what happened was for him and for me, that became our dream. You know, कि मैं खेलूं या मैं अब क्रिकेट परस्यू करूं। तो था, I was driven about it, but I was probably not as driven as he was about it. He still thinks आपको that ऐसे मैंने स्पोर्ट छोड़ दिया। प्रैक्टिसेस के लिए भेजते थे? नहीं, बहुत कुछ होता था। He used to coach me also. Oh. And I played MCA under 14, under 19. And then I dropped out of the game. क्योंकि by then I probably realized I was not giving it the amount it required या जो भी है. My father still feels that because he was very harsh as a coach with me, that's why I did not enjoy the game. This is not what it is. शायद आपको ऐसा फील हुआ कि ये calling नहीं है भाई? कि शायद मतलब अगर मैं उसे उतना दे नहीं पा रहा हूँ या दे नहीं रहा हूँ, उसके 2 मतलब हो सकते, या तो मैं लेजी हूँ या तो मुझे ये आपके लिए नहीं है। हाँ, ऐसा कुछ। खेलने में बहुत मजा आ रहा था, लेकिन उतना डेडिकेशन मैं नहीं दे रहा था स्पोर्ट को जितना देना चाहिए टू गेट टू अ सर्टेन लेवल। तो सम पॉइंट आपके आसपास वैसे लोग थे जिनको आपको देख के लग रहा था कि इनके जैसा मैं नहीं कर रहा हूँ, या ये लोग जितने हाँ डेडिकेटेड यार, है बहुत थे। MCA वगैरह के लिए अब जब खेलने लग जाओ तो बहुत कम्पिटिटिव हाँ ऑब्वियसली वो तो हो जाता है एंड दिखने लगता है ना। फिर मैंने छोड़ दिया गेम, छोड़ दिया। हाँ, और ये literally. छोड़ा इसीलिए क्योंकि आपको वो कॉलेज एक्चुअली मतलब है ना, आज सोचने जाओ तो इट वाज अ वेरी बिटर मोमेंट और मैंने बहुत चाइल्डिशली रिएक्ट किया उसको कि एक सिलेक्शन थी और उस सिलेक्शन में मैंने परफॉर्म किया था, बट आई स्टिल डिड नॉट मेक द कट ऑफ दैट टीम। सो दैट डे मैं घर आके अपना किट बैग बांध के मैंने फादर को बोल दिया मैं आज से ये गेम नहीं खेल रहा हूँ कम्पिटिटिव। और पता नहीं, पहले से एक सेट प्लान था दिमाग में कि आई विल टेक माई फादर्स बिजनेस फॉरवर्ड। ठीक है, तो बीकॉम खत्म हुआ तो स्कूल से ही था कि भाई मुझे क्रिकेट में जाना है एंड वो नहीं वर्कआउट किया एंड देन कॉलेज। सो दैट ट्रांजिशनड इनटू के आई विल टेक माय फादर्स बिजनेस फॉरवर्ड। अब हुआ ये कि बीकॉम कर लिया, खत्म हो गया, और एंड ड्यूरिंग बीकॉम आई हैड स्टार्टेड वर्किंग विथ माय डैड। आई यूज्ड टू गो टू ऑफिस, डायमंड असॉर्टमेंट सीखने, ये वो पर वो कर रहा था मैं। कुछ चीजें होती है ना कि आप बस कर रहे हो, इंटरेस्ट नहीं है, कुछ नहीं है, आप बस कर रहे हो।
पर मुझे लगा कि ऐसा ही होता है, ऐसा ही करना पड़ता है। क्योंकि आपने अपने साथ वक्त नहीं बिताया होता है ना। हाँ, वो डीपनेस शायद एक मैच्योरिटी के साथ आया हाँ, है, वही, जो- वही, whatever। वही। तो उसके बाद बीकॉम खत्म करने के बाद व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग विद इन द ज्वेलरी इंडस्ट्री, बीकॉम हो गया, अभी B.Com आप हो गया। काम कर रहे हो, काम कर रहा बैठ के। फिर क्या हुआ कि यार डरने लग गया मैं। रोज ऑफिस जा रहा हूँ और बड़ा ऐसा ना मायूसियत आ रही है मेरे पे। आप प्रेजेंट में ही सोच रहे हो हाँ, कि मैं ये अभी नहीं हो रहा है भाई, ये future नहीं हो सोच। रहा है, फ्यूचर छोड़ो। अभी नहीं हो रहा है हाँ, भाई, बिकॉज मुझसे। एज आई हर दिन स्टार्टेड वर्किंग ना, काम जैसे करने लग गया, हाँ, जीरो इंटरेस्ट, बस जा रहा हूँ दफ्तर पे, कोई पर्सनल इंटरेस्ट है नहीं कि मुझे ये सीखना है या इसमें कुछ नया करना है XYZ। हाँ, तो मैं डरने लग गया, क्योंकि अब ये सवाल आने लग गया कि मैंने इतने टाइम से जो सोच रखा है कि मैं ये करूँगा, ये तो मुझे हो नहीं पा रहा, अब करूँ क्या? ठीक है। अब उसके दौरान एक मेरी मदर काफ़ी सिक पड़ गई थी, तो वो आई थिंक अबाउट 15 या 20 डेज के लिए शी वॉज इन हॉस्पिटल, ओके ओके। शी वॉज एडमिटेड। तो मुझे ना जाना पड़ता था। जब हॉस्पिटल में जाके बैठता था, मेरे पास एक क्लासिक आईपॉड था, हाँ 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 हाँ। तो उस पे ना मैंने फिल्में डाउनलोड की थी। किसी से बात हुई थी एंड दे हैड रेकमेंडेड दीज फिल्म्स टू मी, हाँ 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 हाँ। and I watched literally these films. I watched Clockwork Orange by Stanley Kubrick. I watched Shawshank Redemption. I watched Pulp Fiction. ओह, Tarantino। And what else did I watch? कुछ और एक देखी थी, हाँ हाँ हाँ। पता नहीं जो यार, भी आपने iPod में डलवा लिया। हाँ, ये डलवा दिया और hospital हॉस्पिटल में बैठ के मैंने ये पिक्चरें देखी। और तब ना मुझे कुछ एक हुआ। अच्छा, बिफोर दैट locally ना, where I live in Amboli, we used to have this festival called Rev. जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ का जो चर्च है, वहाँ का जो यूथ ग्रुप है, we used to organize this festival. And उसमें we used to have a lot of dramas, dancing, cultural program type, जो हम ही करते थे orchestrate. तो I used to do a lot of theater, acting इस नाते। कॉलेज में। हाँ, तो परफॉर्मेंस का बड़ा शौक था मुझे। आई यूज्ड टू लव दैट डिसिप्लिन। ऑल माय फ्रेंड्स यूज्ड टू थिंक आई एम द फनी गाय, मिमिक्री करा मैं करता था, से इकट्ठे होते थे ना, तो ये सब बहुत होता था। तो आई रियलाइज दैट आई लाइक परफॉर्मेंस। देन व्हेन आई वाज इन द हॉस्पिटल एंड व्हेन आई वॉच दिस फिल्म्स, तब मुझे ऐसे लगने लगा कि यार मुझे फिल्में बनानी है। हाँ, While you मेरे were को पूरी acting. चीज ऑर्केस्ट्रेट करनी है, सिर्फ एक्टिंग नहीं करनी है, सिर्फ शूट। एंड ये कितने वक्त के बाद आपको रियलाइज हुआ? रियलाइज नहीं हुआ। देखिए, प्रोग्रेसिव है। कोई भी चीज ना, एक जो हम सोचते हैं ना कि एक यूरेका मोमेंट आता है, ये रियलाइज हो गया, ऐसे नहीं होता। हाँ। एक सीड ऑफ थॉट आता है, ओवर टाइम फिर वो थॉट या तो कन्वर्ट होता है तो नहीं। देयर इज नेवर अ यूरेका मोमेंट के। तू मुझे आज भी पूछेगा तुझे फिल्में ही बनानी है, मैं नहीं पता मुझे भाई। सेम। फिल्में पसंद है तुझे? हाँ। बनानी पसंद है तुझे? हाँ। आज पसंद है। विल आई लव देम आफ्टर 5 years? आई डोंट नो। एंड इट्स ओके, राइट? ऑफ कोर्स इट्स ओके। आई डोंट थिंक क्योंकि मैं उस मोमेंट में हूँ अभी। हाँ, I don't think anyone knows. I think ये प्रेशर भी है, आई थिंक, जिस पे अपन का अपब्रिंगिंग उसी पे ये हुआ क्या प्रेशर है पता है तुमको? ये कैपिटलिज्म ने जो एक सवाल खड़ा किया ना, इस पॉडकास्ट पे गाली नहीं दे सकते ना, वरना दे देता। सकते हैं, दे सकते हाँ, तो बिंदास। ये सबसे बड़ा चूतिया सवाल है। हाँ। क्यों है? क्योंकि द क्वेश्चन यू आर आस्क्ड, वेयर डू यू सी योरसेल्फ 5 years from now? यार, कोई एक मायका लाल मुझे तू इधर बिठा के बता दे कि 5 साल में वो अपने आप को देख सकता है। मॉनेटरली मे बी यस, आई कैन सी माई सेल्फ, बट कैन यू सी योरसेल्फ 5 years from now in terms of what you really want? I don't think so. I think we are evolving on a daily basis. At least I am. ठीक है? I would not want to talk for everyone, क्योंकि दूसरों का completely different perspective हो सकता है। हाँ, जिसके लिए चल रहा है उनके लिए सही है भाई। हाँ आपके लिए अगर ये यार, sense और बन मैं रहा है- लाइफ में खुद को बुद्धू मानता था, क्योंकि मुझे तो नहीं दिख रहा 5 साल के बाद क्या होने वाला है। शायद लोगों को दिख, एंड देन आई केम टू रियलाइज कि ऐसा नहीं है यार। I don't know what I want 5 years from. I don't know who I will be 5 years from now. How can I see myself 5 years from now? है ना? So I just have to live every day. And if I do justice to every day, I will become what I want 5 years from now. But that pressure of where do you see yourself 5 years from now, वो मुझे गलत लगता है। तो ये है। तो I figured कि फिल्में ना, मतलब एक थोड़ा वो एक जो मैजिकलनेस होती है ना अबाउट फिल्म एंड मेकिंग फिल्म्स एंड एक्टिंग इन फिल्म्स एंड परफॉर्मिंग इन फिल्म्स एंड ग्रेडिंग फिल्म्स एंड कॉलिंग अ शॉट,
वो अलग नशा है भाई. So I thought this thought and I was like हाँ, I was like दफ्तर तो जाना है. And then recession hit. 2007-8 में जो कोलैप्स हुआ था ना पूरा, तो उसमें जो ज्वेलरी का बिजनेस चल रहा था हमारा, वो काफी चौपट हो गया. माय फादर वाज इन अ बैड शेप एंड इट वाज अ बैड टाइम फॉर हिम. आप तब तक आपके डैड के साथ काम करना छोड़ चुके थे या यू वर? नहीं, मैं कर रहा था. हाँ, मैं कर रहा था, जबरदस्ती कर रहा था. उनको भी दिखाई दे रहा था, हो रहा हाँ, था कि भाई नहीं हो रहा हमसे. वो वेकअप सीट में वो कैसे जाता है दफ्तर, वैसे ही जा रहा था मैं. कभी भी जा रहा हो, बैठ रहा हो, टाइम पास कर रहा हो, कोई डायरेक्शन है नहीं, समझ नहीं आ रहा मुझे. डैड सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये वो गाली भी दे रहे मुझे घर पे आके कि क्या है तेरा, कभी भी आता है कभी भी जाता है, डिसिप्लिन कहाँ है. बहुत बिगड़ा हुआ बच्चा था मैं भाई. सोच ही अलग थी भाई. गॉड कॉम्प्लेक्स था मेरे में कि मैं स्पेशल हूँ, मैं कुछ स्पेशल करूँगा, है ना. वो था. अच्छा, माय फादर एंड माय मदर ना, दे एम्पावर्ड मी लॉट. बहुत, मतलब पता नहीं, मैंने 10-20 जन्मों के पुण्य किए होंगे कि मुझे, मतलब द वे दे हैव, especially my father after my mother died, the way he dealt with me, I had become an unbearable human being because of my addiction and because of my poor choices. So I sometimes really don't know how my ex-wife or my father or the people around me even managed to deal how much they did with me. मैं होता तो मैं 2 लाफे खींच के इस आदमी को भगा देता घर से. So anyway, so I went to my father in 2007 and 8. Okay. बोला यार, मैं बोला पापा सोच रहा हूँ एक्टिंग सीख लूँ मैं. ये उस वक्त जब आपके पापा बिल्कुल लो पे है, रिसेशन हो चुका है, बिजनेस. मैं बहुत डिल्यूजनल बंदा था भाई. क्योंकि मेरे दिमाग में मैं सोच रहा हूँ कि यू नो आई विल हैव अ ग्रेट करियर इन एक्टिंग. कन्वर्ट तो हो ही जाएगा क्योंकि हम स्पेशल है. अच्छा अच्छा अच्छा. एंड देन ही डॉन्ड अ लिटिल रियलिटी ऑन मी. ही सेड, यू नो, ठीक है, यू आर अ परफॉर्मर, यू डू थिंग्स, आई हैव सीन यू वेरी नाइस एंड ऑल, बट इट्स अ वेरी अनसर्टेन प्रोफेशन. एक्टिंग करियर. तो तुझे अगर फिल्म में करना ही है तो व्हाई डोंट यू ट्राई एंड स्टडी समथिंग दैट इज मोर सर्टेन एंड देन आल्सो परस्यू एक्टिंग. तो बोला हाँ, ये बहुत तगड़ा आइडिया है. तो मैंने बोला फिर के, तो उन्होंने बोला कि एक्टिंग करियर थोड़ा सा अनसर्टेन है ना, तो कोई तू एक मजबूत कुछ ढूंढ ले, फिल्म में ही ढूंढ ले, सिनेमेटोग्राफी कर ले. सो आई जॉइंड फिल्म स्कूल टू बिकम अ सिनेमेटोग्राफर, बट आई डिड नॉट हैव टू मच टाइम इन हैंड. So I wrote to FTII, I wrote to XYZ, but eventually I went to XIC, St. Xavier's Institute of Communications. Okay. It was a 1-year diploma where we were taught the basics of, you know, film and TV production, XYZ. By the end of the diploma, I wanted to direct. Okay. I got in to be a cinematographer. By the end of the diploma, I wanted to direct. You felt this while you were at your theater. तभी से आपको लगने लगा ना कि एक्टिंग तो ठीक है, बट ऑर्केस्ट्रेशन का एक जोश था, फिर भी फोकस एक्टिंग में था. फिर इवेंचुअली सिनेमेटोग्राफी पे कैसे आया, एट दैट टाइम आई यूज्ड टू डू अ लिटिल बिट ऑफ फोटोग्राफी एंड अ फोटोग्राफर फ्रेंड ऑफ माइन गिव मी अ लिटिल अप्रिसिएशन कि यार ये कुणाल करके, तो उसने मुझे अपना ओलंपस कैमरा था, उसने मुझे दे दिया. वो क्या होता है? एक ब्रिज कैमरा था ओलंपस का. ओलंपस हैड मेड अ ब्रिज कैमरा वेयर आई कुड एडजस्ट एपर्चर, शटर, XYZ मैन्युअली. ओके. तो फोटोग्राफी में थोड़ा मैं घुसने लगा था, कॉम्पोजिशंस में, X में, Y में, Z में. तो तब उसके हिसाब से देन मुझे लगा कि यार सिनेमेटोग्राफी कर लेता हूँ. And then you went to that. था मैं भाई डिप्लोमा में. इवेंचुअली आई वेंट इनटू द डिप्लोमा थिंकिंग सिनेमेटोग्राफी पढ़नी है. I came out of the diploma thinking direction. ठीक है. And then my life started outside, where as an assistant, first मतलब आते ही बाहर मैंने बेशक ना एक हार्ली डेविडसन की लॉन्च फिल्म के लिए पिच कर लिया, और वहाँ पे बड़े बड़े एजेंसीज वगैरह थे यार, कर्कॉइस, तो नहीं मिलने वाला था मुझे. तो मैंने दिल खोल के पिच कर लिया, ये नहीं मिलने वाली है, और मुझे मिल गई. तो मैंने वो बना ली. द नेक्स्ट रोड फॉरवर्ड और थॉट दैट आई हैड वाज अब टू गेट इनटू मेन स्ट्रीम फिल्म, आई वुड हैव टू बिकम एन असिस्टेंट डायरेक्टर. आई कैन आर्ग्यू दैट थॉट नाउ, बट एट दैट टाइम आई थॉट इट वाज द ओनली रूट और ओनली वे. आई थिंक बाहर से वैसा ही परसेप्शन है भी, अभी भी है, बट आई विल टेल यू व्हाई दैट माइट बी काउंटर प्रोडक्टिव. उसके बाद आई गॉट माय फर्स्ट ब्रेक विद डेविड धवन on Rascals. This film called Rascals. Film flopped, but I fell in love with the man. Okay, because you have to understand, firstly, he's the only filmmaker who has made close to now 45 films in one lifetime. Nobody else really has. He had 5 releases in a year, शायद 99 में या कुछ.
गोविंदा वाले era की बात कर रहे हो ना? he is someone who came from very humble beginnings and his perspective on life on the whole, he was more like a father figure to me. He was very kind director I worked with. I remember he halted a shoot and did not shoot because lightmen were not paid their allowance once by the producer, and the shoot was only resumed when their dues were cleared. ये कोई करता नहीं है. He did that. Yes, if you know enough about the film world, XYZ, no directors do this because they also have fear of losing out on work, XYZ, जो जायज़ है. But he was full of heart, man. There was a lot I learned from him. और लोगों को उनकी फिल्में देख के शायद ऐसा लगता होगा कि this man does not know cinema. You will be very surprised. I don't know how, but somehow we started talking Godard and Kieslowski and Tarkovsky in the office, and he joined the discussion. है ना? He said, तुझे क्या लगता है चूतिया? ये आता है मुझे ये सब, you know? So, and the way he was breaking it down, that's how he caught my expression because I went on the back foot. ऐसे सर मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था आपको ये सब. चीतियां लगता है. Very funny person, full of humor, full of brightness. Very happy. His sets ना, how did this happen? उनकी set ना, from everywhere I have worked na in life, his sets were the most jovial. I have enjoyed my work or life as an AD the most on a David Dhawan set. Okay. And I worked on 3 films of his after that, and I still have a great relationship with him. I love him. So, You have been to Varun's wedding, right? yeah, because me and him also through college became friends, and then we. So Varun was in your college? Yes, very minutely. Not actually in college. We actually in college. Same Junior college. Then VD went later to study abroad, and then he came back. I think we got closer after college because him, me, and a friend of ours, Kavish. Kavish कौन है पता है तुझे? लड्डू जानता तू कभी खुशी कभी गम में. छोटा रहता. That's Kavish. वो बहुत प्यारा दोस्त है हमारा. And the 3 of us used to connect on acting and film and improvisations और ये सब. तो हम जब मिलते थे ना यही सब बकचोदी था. तो that's how आपका सिनेमेटोग्राफी और डायरेक्शन वाले जो भी फेज है उससे पहले की बात है ये. पहले बाद दौरान बाद हाँ. तो मेरी जो डिप्लोमा फिल्म है XIC की, अब देखना मत, बहुत हंसेगा तू क्योंकि उस वक्त मैं खुद को टैरेंटिनो समझ रहा था. Has Varun in it? Has Varun and me acting in it? क्या बात कर रहे हो? It's on YouTube. मैं बता दूंगा तुझे. It's on YouTube. हाँ. But even at that time ना Varun, तू यकीन नहीं मानेगा भाई. We used to go to Goa वगैरह वेकेशंस के लिए. यार वो अपना वर्कआउट करते रहता था बीच पे वगैरह, है ना. अब ये जो स्टूडेंट फिल्म है मेरी, डिप्लोमा है मेरी, एंड आई हैव कॉल्ड हिम कि चल कुछ करते हैं बनाते हैं. भाई ये एक्साइटमेंट ही हैड ना फॉर दिस, वो अलग. मुझे याद है एक सनराइज का कुछ एक मेरे टेरेस पे कुछ एक सीक्वेंस शूट करना था. भाई ये बंदे ने मुझे बेड से ना 5:30 बजे उठा लिया आके. ठीक है. सो ही इज somebody who truly deserves all the success he has. His father and mother, Lali auntie and his father, the way they have raised them, na Rohit और ये, what level-headed बंदे हैं. ये why I love Varun ना for his humility. तो उसके साथ कभी बैठना वो अलग है. तूने अक्टूबर देखी है? हाँ. It's probably one of my favorite films where he has acted, and जो डायरेक्टर ने उससे काम निकलवाया है ना, I didn't expect that, but मेरे को लग रहा था. I'll tell you why I love that. वो देखा था बदलापुर. हाँ, I'll tell you I love that also. My 2 favorite VD films are. मेरी लेकिन वो बदलापुर है. मेरी फेवरेट तो बदलापुर है लेकिन. But even I like October why I love is because दानेश ना जो कैरेक्टर है. हाँ. वो VD है भाई. Actually. इतना ही क्यूरियस है. वो कुछ भी पागल सवाल कर देगा तुझे बैठे बैठे. है ना. वो बहुत क्यूरियस है. वो बहुत ही इज वेरी चाइल्ड लाइक. और उसकी जो क्यूरियोसिटी है, उसकी जो ह्यूमिलिटी है, वो जिस तरीके से लोगों के साथ पेश आता है, भाई बहुत आसान है दिमाग खराब होना इंसान का, स्पेशली आफ्टर समबडी हैज अटेन्ड द काइंड ऑफ सक्सेस दैट ही हैज. द वे ही मैनेजेस टू कीप हिज इक्विलिब्रियम ना, एंड हु ही इज टुडे, काबिल तारीफ है ब्रो. आई लव हिम फॉर दैट. मतलब और एक होता है यू हैव अ परसेप्शन अबाउट एक्टर्स और एन एक्टर, देयर लाइव्स आर नॉट इजी बॉस. ये मैं बोल सकता हूँ क्योंकि एक एक्टर मेरा बहुत करीबी दोस्त है. अगर तुम मुझे बोलो ना उसकी लाइफ जीने, मैं 2-3 के चेहरे तोड़ देता, हवे में उड़ता. तो इट्स नॉट इजी टू बी एन एक्टर. नंबर 1 बिकॉज फर्स्टली योर लाइफ इज वेरी डिसिप्लिन्ड. आप और मैं अगर अनशंट कर ले ना तो चल जाता है. एन एक्टर कैन नॉट अफोर्ड
They get paid for how they maintain their skin, they get paid for how fit they are, they get paid for how well they perform. And to perform that well, you have to be extremely comfortable with yourselves. है ना? Number 1 is that. Number 2 is, अगर वरुण के साथ मुझे कोई रेस्टोरेंट पे जाना है, कोई प्राइवेट बात करनी है, हम 2 दोस्त हैं, चिल करना है, नहीं होता है भाई. People walk up to the table जब वो खाना खा रहा है कि फोटो खिंचवा लो, और वो हंसते हंसते कर लेता है. मेरे से नहीं हो पाता. तो I think people are very misconstrued or have this misconception about actors that actors are arrogant. You have people in your face all the time and ask yourself how arrogant you will be. You will know how well they are doing. मैं आपसे पूछ रहा हूँ, are you always in a good mood? नहीं. अब आप खराब मूड में हो, मैं आपके बाजू में आ गया बोला अजय बोलना, अजय चलना फोटो लेना, अजय फोटो लेना, क्या करोगे? चल हटना बे. ऑब्वियस है. हाँ भाई. तो आदमी हमेशा अच्छे मूड में नहीं होता भाई. हाँ भाई, ऑफ कोर्स. तो अभी ये तो आई थिंक ये पापराजी वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो भी है, पहले तो आई डोंट थिंक इतना ज्यादा था. यार एक तो ये है ना कि मतलब जर्नलिज्म इन होल, अच्छा जहाँ चला है ना भाई. हाँ एग्जैक्टली, ट्रू नहीं समझ में आता है मुझे. नो डिसरिस्पेक्ट टू रिपोर्टर्स और पापराजी, वो भी अपना काम कर रहे हैं. हाँ ऑफ पर इन कॉन्सेप्ट वेयर इट इज गोइंग, तो वेरी डार्क प्लेस भाई. चुतियाब चल रखा है. मुझे वो लगता है, यू नो, बिकॉज आई फील दैट जर्नलिस्ट ड्यूटी इज टू रिपोर्ट थिंग्स टू यू द वे दे आर. इट्स नॉट टू ड्रामेटाइज इट और ये और सब. उसको एंटरटेनमेंट बना देना, वही हो रहा है ना. मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है भाई कैसे डिस्टोपियन सा वर्ल्ड है जहाँ पे एकता कपूर का काम बंद करवा लिया है. जहाँ पे न्यूज़ एंटरटेनमेंट के लिए न्यूज़ देखना पड़ रहा है, रियल लाइफ में क्या हो रही है उनके लिए हमें डॉक्यूमेंट्री देखना पड़ रहा है. हाँ, फिल्म मेकर को ये देखना है पड़ रहा भाई, ये है दिक्कत. या फिल्म्स देखना पड़ता है फॉर इंस्टेंस. Of course, but it's not. I mean, it's sad that journalism is going there. According to me, eventually in my whole career, I ended up working with a lot of people. I got a lot of love, a lot of guidance. Dharma, I worked with a lot. Karan Johar? The love. Yes, I was working with him on a film that he was making called Takht. But you know, around there, my downfall had started with addiction. Eventually, I had to let go of that film because I was not able to. Because of yourself. Yes, because of myself. I was not able to give it what it required. You know, and I was screwing up massively at work, and it had started to hurt me because it had taken me a lot of time to get there and a lot of hard work to get there. And that's probably where my downfall in a way had begun, where I was not able to do the things I wanted to, and I was overridden by a compulsion and fear. But the love that they gave me, the support that they gave me even through that. You're talking about Dharma. Yes. ये वो नहीं करते यार सब. मान लो कि धर्मा हो गया या टी सीरीज हो गया या जो भी बड़े ये हैं प्रोडक्शन हाउसेस हैं, उनका तो हमेशा से ऐसा रहता है ना कि ये तो बस एक्सप्लॉइट ही करते हैं भाई, उनको बस ये करो और ये सभी को एक्सप्लॉइट ही करते हैं. भाई वो एक बहुत जेनेरिक पर्सपेक्टिव है. हाँ. वो ही होता है ना, लाइक एनीवन इन डूइंग वेल फॉर देमसेल्व्स ना, ऐसा ही. एंड हु डज दिस? पीपल हु कैन नॉट हैंडल समबडी एल्सेस सक्सेस और कांट वेयर. नहीं, ये तो गलत ही होगा. मतलब ये सब बहुत छोटी चीज़ है. बट यस, I will not blame it directly on producers, or I will not blame it directly on, as being a chief AD or a lot, I am saying this, I will not directly blame it on EPs, directors, producers, etc. The problem is the way we film, the whole system has become exploitative on a crew. Human shift होती है 8 घंटे की, ओवर टाइम होता है 12 घंटे का. We end up shooting sometimes for 16 hours, 18 hours, no OT, XYZ. But this cannot be helped by any one of these people. This can be helped, I think, by a collective. अगर मैं एक OTT प्लेटफॉर्म हूँ और मैं आपको होलिस्टिकली एक बजट अच्छे से दे रहा हूँ, where you can shoot this film within 8 hours, 12 hours, XYZ, then I am contributing to it. A producer is deciding, taking certain decisions, contributing to it. A director is doing his homework correctly and not overshooting, contributing to it, XYZ. An actor is coming on time, not contributing to. क्योंकि इसमें क्या होता है कि भाई क्रू ना पिट जाता है भाई. I have seen people break, including myself. Mentally, physically सब. हाँ यार. सभी चले जाओ, obviously, human and level पे. eventually you question this. तुम फिल्म ही तो बना रहे हो, कौन से जंग पे जा रहे हो? But it feels like you're going to war sometimes. There's a lot of pressure, है ना? Like a first AD's job, I think, should come with a hazard in these scenarios. कि ये specific job को आप 5 साल के ऊपर मत करो.
साइकोलॉजिकली आप भंड हो जाओगे एकदम। मैं तो हो गया था, एंड मे बी इट वॉज नॉट इवन इन माई नेचर टू बी अ चीफ, बट इवेंचुअली आई बिकेम। Not all my friends, some of my executive producer films think I was good, some think I was not that great, XYZ. But like my friends from Dharma, from wherever I have worked, yeah, lifetime friends बन गए। आज के तारीख में भी we pick up the phone on each other very regularly। तो ये misconception है कि जगह के बारे में, that a place is like, you know, doomed. I worked with someone like Abhishek Chaubey also. I have worked with Gauri Shinde, Abhishek Chaubey, Shakun Batra, who I love. अभिषेक इज द डायरेक्टर उड़ता पंजाब एंड सोन चिड़िया जिन्होंने शूट किया था या डायरेक्ट किया था। डायरेक्ट। ओके, चौबे इज यार उड़ता पंजाब उन्होंने डायरेक्ट किया था। ओके, अनुराग वाज द प्रोड्यूसर। या Abhishek Chaubey is probably one of the most honest and probably the best craftsman our country has. You're not ready for his knowledge. वो एक टियर ऊपर है। आई थिंक द डे आप कह रहे थे कि we were having a conversation with him जहाँ पे आपने पूछा यार मैं तो he asked me कि तू क्या कर, मैंने बोला सर मैं अच्छी कुछ अच्छा लिखूंगा मैं। तो उसने मेरे को बोला कि तू एक काम कर, एक पेपर पे तू define a good piece of writing or a good film. How would you define it? So I said I don't know, but it will be a good piece. He said what do you mean by that? If you sit to write a good piece, you will not write anything because you'll be judging your work before you've done it. You cannot define a good piece on paper. You cannot define a good film on paper. So he said that you say what you have to say and say it nicely. Polish your craft. फिल्म्स बाइनरी नहीं है ना, सिर्फ टेक्निकल चीजें नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। So there's no way to define it. And you take that weight off yourself ना, because if as a filmmaker you are going to be afraid of judgment, तो तुम गलत प्रोफेशन में आ गए हो। क्योंकि आप ना 2 साल निकाल दोगे एक पिक्चर बनाने में और वो 2 घंटे में पिट जाएगी भाई। लाइक फॉर एग्जाम्पल आई वर्कड ऑन कलंक, आई वाज द चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर ऑन कलंक एंड वी हैड अ सॉलिड टीम ऑफ फ्यू पीपल एंड एवरीथिंग। आवर डायरेक्टर अभी आई हैड वर्कड विद अभी ऑन 2 states also, Abhishek Varman. Okay, great guy, very lovable guy, everything. He directed 2 states that did exceptionally well, and after 2 states he made Kalank. And we were all invested in Kalank. अब यार बहुत मेहनत लग गई उस पिक्चर बनाने में, you know, including the director, including a team. I mean, I think we almost worked on it for a year and a half, close to 2 years. Vaguely I remember. यार वो पिक्चर पिट गई। वरुण भी था उसमें, बहुत लोग थे। कास्ट वाज संजय दत्त, माधुरी दीक्षित, आलिया, वरुण, आदि रॉय कपूर, सोनाक्षी, खेमू एंड कियारा एंड यार वो पिक्चर पिट गई। अब पिटी ना भाई 2 घंटे में पिट गई। वी ऑल टुक इट पर्सनली, बट ये नियम है, लाइक दिस इज व्हाट चौबे आल्सो ड्रिल्ड इन द पॉइंट होम विथ मी इज यू हैव टू बी डिटैच्ड फ्रॉम योर वर्क। जैसे खत्म हुआ निकला। हाँ, अब भाई मैंने कौन सी फीचर फिल्म डायरेक्ट किया, मैंने नहीं किया। I hope that I do one day. This is all the knowledge I'm talking about. I received from these guys. I am nobody. I have worked as a chief assistant director on films and whatever little cinema I understand, I try to do with that. But I learned from these people that the idea is to do. You don't wait for the day that you become and then you start doing, but you'd rather do and then you become. और नहीं भी बनने तो क्या ही दिक्कत है, करने में मजा आ रहा है तो बढ़िया है। So right now what I do I enjoy, I love it मतलब। तो yeah, my journey with films went on like that and I mean there came a point in my life where I crashed. है ना, completely crash हो गया मैं। That's where my addiction peaked. ठीक है, ये किस्सा शायद चालू हुआ था काफ़ी सालों पहले, बस तब वो नेसेसरी इंफॉर्मेशन, हिम्मत या जो एक खुद के बारे में अवेयरनेस होती है आदमी में, वो नहीं थी। मैं बहुत इमेच्योर बंदा था। बट आपको ऐसा अलग सा फील नहीं होता था या ऐसा स्पेस है क्या वहाँ पे बॉम्बे में, ऐसा स्पेस है कि आपको और भी लोग सेट्स में मिलते थे जो कि वो भी डील कर रहे थे एडिक्शन में या नहीं? ना भाई, कैसा है कि ये लोगों को बड़ा मिसकंसेप्शन होता है कि आप बॉलीवुड में हो तो ड्रग्स। बॉलीवुड कोई जगह है क्या? बिल्डिंग है जिसकी गेट खुलती है और ड्रग्स वहां आ जाते हैं? नहीं है भाई। अगर आपको सवाल करना है तो आप ये सवाल कर रहे हो कि ड्रग्स कहीं भी कैसे बिक रहे हैं। बॉलीवुड इज नॉट अ बिल्डिंग जहाँ पे कोई आके
Firstly that. Secondly, you think people who make films कि भाई क्रिएटिविटी और हाय ऐसा 24 घंटे ऐसा बैठा है, आप पागल हो क्या? आप 16 घंटे शूटिंग कर लो, आपकी फटके हाथ में आ जाएगी. You cannot afford to be. बहुत डिसिप्लिन होता है भाई फिल्म मेकर्स एंड पीपल इन्वॉल्व विद एक्टर्स, फिल्म मेकर्स, ये वो. What your body and your mind demands on a particular shoot is a lot. You cannot be fucked out and high and be able to deliver. When my addiction started peaking, मैं पहुंच नहीं पा रहा था. I never got high at work, but once I would get high, then I would not go to work. Hi. हेलो तो ये थी यार, you know, my and I was very unaware यार about myself. Rehab made me. वेलकम टू द पॉडकास्ट. अभी शादी में जाते हुए आप जो कुछ आ जाएगा उससे. वेलकम टू आउट एंड अबाउट. हेलो. शी इज पल्लवी. We just met. Yeah. So Neil was talking about his Bombay journey Okay. and his experiences in films. Right. So yeah. It's been fun. Yeah. So yeah, then जो आपका एडिक्शन है और ये सब है, बट क्या ये इतना नॉर्मलाइज है क्या बॉलीवुड में? अगर तू मुझे पूछ रहा बाबा तुम लोग इसमें आ जाएगा. Normalized as in what is normalized? Okay, normalized, if you have to normalize addiction, तो आई थिंक समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ. If you have to normalize addiction, which it should be, because it is a very widespread disease भाई. ये बीमारी है. ये बहुत लोग समझ नहीं पाते या समझते नहीं. I was one of them. ठीक है. The perspective towards addiction is very dark. एक है कि एक दुनिया जो है, the way some people still look at addicts is a very these people are evil. ये they're the dirt of the earth here जैसे है ना. सोसाइटी में ये हाँ, करते पर Very it's closed off concept. it's a very closed off concept. It's a very dark and space to be in. it is, and the problem is, look, and these are the things I learned when I went to rehab. I was educated about it, right? Right. Probably for the longest time, I was not able to call myself an addict, or I was not giving myself the permission to admit that I have an addiction. Yeah. Was the stigma around it? Yeah. the Right? stigma. And also, like, I feel like we tell ourselves that it's not addiction, and like we're in a space of denial to make ourselves feel better Precisely. about it. What I'm Yeah. talking about is, why do we do that? Yeah. We do that because we do not want to identify as an addict. Yeah. You think, I'm not as bad as an addict. What do I mean? I mean that I don't look like somebody who has been injecting meth for like 8 years and Yeah. their bodies are like that. But that's how we perceive an addict to be in general. Yeah. What we fail to completely understand or see is the concept of addiction or the disease. Yeah. What is it? Right? It is a disease. Why is it? It is actually qualified as a disease by the World Health Organization. WHO has classified addiction as a disease. Why? Because there are certain biological, scientific reasons that lead to this. Okay? If you want to go in depth into that, I think we'll deal with that at a later point. But just purely understanding what this disease is empowers you to be able to take a stand for yourself, right? Because it's difficult. Yeah. For sure. Right. When I went to rehab, the first thing I was told was, you have a disease. Okay? So it's not your fault. तुम बीमार हो, इसलिए तुम्हारी गलती नहीं है. Yeah. Then I was told, but the actions in your addiction that you did have consequences. And those consequences are yours. So it's a dilemma. Yeah. Right? It's a paradox. Yes. By the time I went to rehab, Yeah. I had hit rock bottom. Right. Work-wise, personal relationships, I had nothing left. I had tried to overdose myself to death twice, and I didn't die. I was at rock bottom. Yeah. I had burnt everything I loved very dearly to the ground. Okay?
My marriage had ended. I do not even know how she managed to survive the time she did with me, because it was extremely difficult. I was delusional. Okay, even then I was concerned with how can you leave me at my worst and X and Y and Z, right? Here came in then, I tried killing myself by overdosing. I'm like, I can't stop this, so I might as well take off on the high. There were a lot of things that dark memories that stayed from it, like I was high at my mother's funeral and I did not take the time to say goodbye. Life about using a lot. And she would try to help me really hard because she also knew somewhere I was suffering. And I was struggling very badly. But I would just reject all her help because I did have the capacity or the capability, if I may say, at that point, to be honest with myself. I was still trying to protect an image of myself that was more lovable to me than my actual true self. And the reason for all my depression, angst, conflict in life was probably the distance between my true self and that image I had about myself. But I was so consumed protecting that image that I would lie, I would not admit to things. I don't know why it had to be like that, but it had to be like that for me to understand a lot of things in life. How? I got out of the hospital for the third time. I was back at it again in 3 weeks. And at some point और बहुत funny चीज़ें हुई है भाई, मेरे दोस्त लोग मुझे rehab छोड़ने आए. I am high. अब वो लोग सब रुके हुए हैं because they know कि ये मैं गाड़ी में बैठ गया telling them कि चलो rehab जाते. You know what I've done? On the highway, I have said that I need to puke. So they stopped the car. Puneet, my best friend, got off with me. I said, Bunny, we call him Bunny. His name is Bunny. I said, Bunny, pani de de zara. He went to get the water. I have run back home on the highway. A fully grown man in a black hoodie, black sweatpants at 12 in the afternoon running on the highway. So it was insane. It was funny. Now we sit and laugh about it because it was very funny. But it wasn't that funny. Yeah. You know what I mean? Because especially when you are an addict and when you do certain things when you are high and when you sober up, it scares the fucking daylights out of you. Okay? Because you start thinking, am I going mad? Yeah. Okay? A lot of behaviors become very insane. Insanity is part of this. Yeah. Eventually, if you are not able to help yourself or get to the right place of help in time and you know you have a problem, it will lead to insanity. It will lead to institutionalization. Yeah. Or it will lead to death. And I have seen people die. I consider myself very lucky I did not. So yeah, I was back at it again after hospital. I had promised everyone I was going to rehab and I had run away multiple amount of times. This time around at like 2 a.m. in the night, while I was getting high, something happened. And that thought came into my head. What the fuck happened to you? Okay, people had started giving up on me. Yeah. And it is very understandable. Yeah. It is exhausting being around an addict. Very true. Okay, but I also believe that if there is more education, more information available in the world, For sure. Addiction can be dealt with very differently. Very differently, yes. Right? I was lucky the place I went to had some very good people, and the people I met after that shaped up a lot for me. Right. And it's strange. I was afraid to go to rehab because my perspective of rehab was this dangerous, dark, XYZ place. Now, don't get me wrong. The problem is in our country, we have rehabs, but not all are. Yeah. Okay. The rehab I went to was a privilege. It was very expensive and I could afford it. So I consider myself very privileged to be in that environment. But that does not mean if you are not privileged, there are no methods of recovering. There are. I have one of my biggest mentors, this guy called Nitin, who I spoke to every single day up till now. Close to 16 years of sobriety himself. He didn't go to rehab like I did. But in concept, if you understand what is being taught, what is being told, and it's spiritual. If that happens, then you are safe. And you build support systems like Alcoholics Anonymous, Narcotics Anonymous. Yeah. These meetings have saved my life.
Okay, and alongside me, like a very good friend of mine, Jay Oza, who suffered from alcohol. 3 months after I came out of rehab, he connected with me and he said, I need to stop. And Jay didn't need to go to rehab. Jay came for a few meetings, got the concept, took to triathlons, shifted his focus. He's finished Ironman at 40. Yeah. So, when you see things like this happen, there is hope, especially within addicts. And that's why it's important for addicts, especially addicts who are successfully in recovery, to meet the newcomer at a meeting. Okay, because when I was the newcomer at a meeting, nobody told me I am an addict. They welcomed me. They said, come sit, do whatever you like. And they said, we are addicts. And this is what And that's you how- mean now, by normalizing. That's how I was able to identify. Nobody was accusing me of something. Yeah. They said, yaar, I have XYZ problem and I'm an addict. And this is what happens. And after sitting for 3 meetings and 4 meetings and 5 meetings, all I could do was identify, and that allowed me to call myself an addict. Okay? There is anonymity in Alcoholics Anonymous, Narcotics Anonymous, because we protect each other's identities for a very specific reason. Yeah. Right? Anyway, so I tell people I met God in rehab. It was probably the worst and best 3 months of my life. I was breaking down every day. My emotions were all over the place. I had zero control over myself for XYZ. I was they kept telling me that sit with it. Yourself. Yeah. Yeah. And they kept telling me that the alcohol or the drugs were your solution. But it's a solution that is eating you up from inside. So we need to find out what is your problem. And you need to sit with everything you are running away from. Yeah. Look, what do we do when we get high? Quintessentially, when you're getting high, what do? You are changing the way you feel. And if you question, why do I feel the need to change the way I feel? That means that you do not like the way you feel. You want to escape. Right. And when you do this for long enough, you no longer even know what all are you running away from. Yeah. So for different individuals, it stems at much different places. It begins at different places. Yeah, different stages of their life. Yes, like I Phases of their could life. contribute a Yeah. decent amount of my lens towards life or my addiction and how it shaped up. Why did I react differently to alcohol and cocaine as compared to a normal person? Right. Mine probably stemmed at being sexually abused when I was 7. Right. Okay. The root cause of that, it went into there, but that came out after a lot of digging. Yeah. And it is statistically proven that 90% of addicts dealt with sexual but not necessarily all of them have become addicts. It's how it is. This is after understanding what the disease was, and it was a disease of it is a disease of the mind. Unfortunately, once you're an addict, you're always an addict. That's why the battle is a daily battle. Yeah. It is, in Alcoholics Anonymous, we say one day at a time. You cannot fight the whole battle, you fight the day. And it is, for a person like me, it is a daily. If after 15 years I decide that I can now decently drink, it will bring me back to the same place. My therapist said this very well. She said, while I am inside the door, recovering, my disease is outside the door doing push-ups. The day I open the door, It's ready to come at my disease is ready to come at me stronger. Yeah. So I believe in this. I've met enough people who have experimented this. Who said after 15 years of sobriety, and I'm back in the room and this is what it is. So I trust those people. Yeah. I don't think I want to play with it. Yeah. How Because Okay, so- go for it. How old were you when you went to rehab first, and then what age did you decide to go by yourself? So I am sober and clean now. It's about 2.5 years. So that's exactly when I went to rehab. My second day in rehab was my first day clean, Okay. where I had not used. Okay. Right? So I'm 37 now. I went to rehab when I was 35. I wish I had gone when I was 31, 32, but I would not have gone. Yeah. I have reason to believe that I had to hit rock bottom. For me, the epitome of the turnaround was when my wife left. Because
I love her a lot, and that relationship was probably the most important thing to me. But when I realized that I am not capable enough of giving a relationship basics, I realized something about me had to change. Yeah. Okay? I went through that whole phase of blaming her and saying that you this and you that and you left me at my worst. And even then, I was not thinking about anything I had put her through in that entire period. It's only when the cloud started clearing, the brain cloud, Yeah. that was probably caused by the using and the Yeah. chaos and everything, I started seeing the truth. And when I started seeing the truth, it scared the fucking daylights out of me. Because when I started seeing my entire addiction from the outside, okay, till I was addicted, I was internal, my own struggle, my own problems, my own things. But the moment I see it, I used to lock up myself in the bathroom Okay. and use. Okay. And sometimes she would be waiting outside the bathroom and begging me to come up. Okay? And she would say, we'll take care of it, whatever it is, I'll sit with you. And I would just be too wired and do this thing inside and not open the door and everything. When I started seeing that entire scenario from outside the bathroom, it broke my heart. Because I realized that I became a monster to somebody or something that I love the most. And that thought can cripple you. Okay? But it can also empower you, because that's when you realize you need to change. The world around you, you have no power over. And It is you need to something that it should come within you. आपसे ही आना No, you need to win back the power over yourself. Yeah. All right? Addiction takes it away from you. Yeah. It takes you far. It takes it far away from you. You are not in control of it. Why does a place like rehab work? Because it's a controlled environment. अगर मुझे तलब भी आती है ना वहाँ पे नहीं मिलेगा. So once I have developed distance from my substance and my brain cloud starts clearing, then I know that I have to keep clear. Right? The first 6 months, 1 year are very difficult. Because you have taken away your only solution, your dopamine and serotonin levels are going bonkers. Yeah. And you're depressed and you're anxious. A 25-year-old boy who was with me in rehab, he hung himself after 3 months. He was 3 months sober, but he hung himself. And I understand why. It gets difficult. My support system got me through it. And they got me to become very honest with myself. Okay, they got me to call myself out on my own bullshit. Do not call others out on their bullshit. Call yourself out on your own bullshit. Yeah. That will help you a lot. Be very brutally honest with yourself. That will help you a lot. So they did that by smiling, breaking my ego day by day by day by day by day. I used to have breakdowns and meltdowns, and I said, how can you be like this? And they used to tell me, oh, you're being manipulative. And I said, how am I being manipulative? Until I started really seeing it. I had become so manipulative that I did not know I was manipulating a conversation. I was writing my journals in a specific manner. Yeah, there's particular language that Right? addicts use. Yeah, I am trying, and that manner They have was a tone. keeping me underlined as the victim. Yeah. Okay. As an addict, when you come into recovery, the first thing you are taught to lose is the victim complex. Right? Because yes, you are a victim of sickness, which is a disease. But the only way you can claim your power back is when you no longer see yourself as the victim, then you can start seeing what you can do about it. Right? I realized that, okay, I had trauma in life, things that happened to me, XYZ, but I allowed that to dictate my life for far too long. And you know what I did with that? I screwed up another 3 lives around me. My father, my ex-wife. Because I justified everything I did because I was troubled, because I was anxious, because I was depressed. My solution was getting high. Okay. But I came to this realization, look, trauma is difficult. There are certain, but what are you doing about it? I was not doing consistent therapy. Yeah. I was not even believing that I could be helped. Yeah. And I was not giving myself the chance. My ex-wife used to say this to me. She said, Neil, give yourself some time. Okay. And she used to keep saying this to me. She said this to me once. There is laughter in the world. You're not looking in the right places. And addiction can get dark.
Yeah. It will take you towards a very dark place. For sure. And I mean, over time, I learned things about myself, and everything that I thought otherwise. I had God complex. I thought I was right all the time. I thought I was special. I thought X, Y, Z. When all those concepts broke, I could breathe. Yeah. Create space. I could look at myself as a human being who's made a series of mistakes. Look, they don't treat you kindly. Sometimes guilt takes over, but when you are well educated about the mind and addiction and things like this, it allows you to breathe through the guilt, and it allows you to forgive yourself in some ways. So if you can't, it's going to be difficult. So I think the first stage of it for me was getting educated. The second stage was when I got out of rehab, the most important stage. Because in rehab I was protected. Yeah. Outside the battle begins, and it's real. How long was this journey? 3 months in rehab and then out, and then 1 week in Bombay, and then Andamans, and then here, and then the ocean side. I went to meetings, like I made a lot of friends in recovery because of meetings and XYZ, because my therapist also assisted me, and I had a lot of guidance, and if someone watching this episode is in the need of help, like I would love to connect and make whatever resources I have available. Yeah. Look, my way might not be the only way, but it's sure. I have tried and tested it. I know that it works to a certain extent. So I would love for anyone to ask me anything about this. You can share my phone number or whatever. So yeah, it was a very spiritual journey, because my concept of spirituality, first I thought spirituality is all about aura and a permanent state of happiness and blissfulness and XYZ, and I realized over time, and I may be wrong, this is my perspective, I think you allow spiritual things to happen to you when you begin to accept life on its terms. The acceptance of pain and what that can teach you about yourself and about life is unparalleled. So I think through my most difficult period of my life, which was a year in and around, which was 2 years, 2-3 years spread out. I lost my mother, I was high, I had no control over my addiction. I married the love of my life, I ruined that in no time. I went to rehab, I came out. There was a lot of pain, and sometimes I didn't know what was the pain that I was mourning. Is it the loss of my mother? Is it the loss of this? Is it the I don't know. Okay, and then they would keep saying, sit with it. I would get frustrated, like, what the fuck are you saying? Yeah. I'm dying, I can't. Yeah. And they were like, this will not kill you, sit with it. Yeah. And then it began. Okay, and then acceptance is a process. I'm still in that process. There's not everything I've accepted. But once that process begins, and once you are able to see life for what it is, and once you are able to appreciate life for what you have, instead of constantly seeing what you don't and what you lost, something changes. Of course, there are multiple things that lead to this. Like for me, it was rehab, it was Alcoholics Anonymous, Narcotics Anonymous meetings. It was me working on myself, consciously calling out myself on my bullshit. It was me changing things about my lifestyle. It was me introducing discipline into my lifestyle. Yeah. It was me getting into learning a form of meditation that now I do every day from 4 a.m. to 5 a.m. It has become second in nature to me. Why? Because that form taught me how to sit still. It taught me how to let my emotions come and let it go. And 8 months down the line now, I realize that no matter what happens in my day, I might not necessarily have a great day every day. Yeah. But I'm lesser moved by things. Were you also tracking and analyzing your day? कि आपने Journaling. वही journaling. तो अब मैं जाके अगर 1-2 साल पहले के जर्नल्स पढ़ता हूँ, okay, like when I see those victim patterns, where I used to see myself as a bechara and X and Y and Z, and Yeah. we do this to ourselves, na? When I feel the internal difference, there's a smile on my face, because you have to understand, for somebody like me, it is very liberating. I was constantly struggling, fighting with myself. Internally, there was always a war going on. I hated myself. I disliked myself. Yeah.
I had no love for myself, and that is why the love I gave others was broken. That is why I lacked the basic sensibilities of how to love. I didn't know how to love. I knew I loved a lot, but I didn't know how to love. You know, I was an emotionally extremely dependent person. Okay, and that's why after a week of rehab, my decision to move here, it was also inspired by my ex telling me that go to Havelock, it's your sacred space. One of the biggest reasons, because for me at that time it was like, if she's saying it, I'm going to do it. With the hope of that I'll bring her back or XYZ or whatever. My best friend told me, Puneet told me, you go. My focal therapist, who had been dealing with me for 3 months, told me, you go. So I came. I had never lived alone in my life. I was an emotionally very dependent person. I was afraid. Then Havelock and these islands came into my life permanently. I knew this was my sacred space, and diving. What were your thoughts before coming to her? But I'll go there, I'll do my DM. I called up Jürgen, who's the dive shop owner of Scuba Love. Okay. And the love these people have given me is unparalleled. I cannot, my gratitude and my love towards that dive shop, the people there, Scuba Love, the people there, Jürgen, and the whole island, and the other dive shops, and the other people also, you know. But like, these guys have literally cradled me back to life. From my boat boys to them, the ocean has cradled me back to life. You know, because the ocean knows when to give you great waves, great dive, turtle, XYZ. And the ocean knows when to current, thermocline, panic. Yeah. So it broke me, it fixed me. It broke me, it fixed me, but it solidified. And it made me sthir. The meditation, the ocean, the people. And this place. There is something that calls me back here, and something that grounds me here for some reason. See, my work here is very observational. My work here saved me. When I didn't know what to do with my emotions, I used to shoot and try and put all my emotions into it. It started with a GoPro. Then Paddy somehow took notice of my work, called the dive shop, took my number. Then I met Ummeed Mistry, who's like quite the legend. And I remember when he walked into the dive shop, and people out of respect. Scuba Love. Yeah, Ummeed is a veteran. You look him up later. And he encouraged me to do this, and he helped me with getting proper gear, and that's how my love story started with now filming in the water. But my work in the water is purely observational. Look, I am no conservationist, I am no marine biologist. My knowledge in that area is very limited. I'm trying to learn, but it's limited. But I like to make films around the ocean. So my angles are always observational. Never take them for facts. Always fact check. If you're looking for facts, my work is not the place. Okay, in my work, I'm romanticizing an octopus. I'm romanticizing the ocean. It's poem. Yeah, it's poetry. poetic. Yeah. It's not fact. Okay, maybe sometimes there is fact. Or if I'm doing work for a marine biologist or someone who knows his shit, and I'm filming differently. Yeah. But my work is more of my emotions being put into it. So yeah, so now I intend on, building a life here around the ocean. I have not given up my hopes on writing or making a feature film. I still work with a very good writer friend of mine. Jay is a good friend of mine. Jay is coming here. This is also one of his sacred spaces. I smile because I love that he loves being here too. मेरा एक दोस्त है योहान, वो भी एडी था लाइफ में, एंड हम लोग दोनों मतलब वो इधर आया था डाइव करने मेरे साथ, क्योंकि मैं ये ऐसे ही शूट कर रहा था, तो साथ में हम लोग बहुत ग्रो हुए एक दूसरे को पुश करते 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 इन दिस इंडिपेंडेंट फिल्मिंग जोन. बाय इंडिपेंडेंट फिल्मिंग जोन आई मीन वेयर वी शूट, वी डायरेक्ट, वी एडिट, वी कलर ग्रेड, वी डू एवरीथिंग बाय आवरसेल्व्स. बट वो बहुत एनरिचिंग प्रोसेस था. It is purely logistics, bhai. Like as an AD, of course you have some creative contribution XYZ, but you do not get the time from logistics, because when you are working on a feature film as an AD, बहुत logistics है. Of course. Plan करने बहुत variables है XYZ, तो it's not like you're thinking कि आप सोच रहे हो कि मैं एक फिल्म के सेट पे AD बन के जाऊंगा and I'll see the frame and XYZ. आपको उतना टाइम नहीं मिलेगा. That is more the reason why as an AD you have to at some point have certain precision and you have to draw from your bank of things. But for me, after working years
you know, executing other people's films XYZ, मुझे ऐसे लगने लगा था कि I don't know what my craft is or what my language is or what am I trying to say or do, which this enabled me to. And I like having right now that kind of control over the work I do, where I have control over how I'm shooting it, I have control over how I am coloring it. So there is a very holistic perspective. And with me doing everything, I mean, it's also really sharpening my skills in the different areas of filmmaking. We mix our own sound, we grade our own footage, we design our own sound, we shoot ourselves, X, Y, Z. We light up ourselves. I feel that contributes massively to understanding the craft a lot better. Which is why I encourage anyone, even looking to work towards film or whatever. This was also said to me in film school. There is no substitute for making your films. Okay. The more you make, the more you will learn, the more you will see. Okay? Yes, of course, working as an AD and everything will give you know-how about how a big film set runs, what goes into it logistically, what not, which is also important according to me. But your craft will still lie in how much you have made or written or, you know, वो zone में जो है. क्योंकि if you ask me after working for like 13-14 years as an AD, did I feel ready to make my film? No. You will never feel completely ready because there are so many aspects to it, right? But you have to figure out how to tell the story you want to tell without being too attached to it, I feel. And also, if you try to perfect, I personally feel, a piece of writing or a script, or if you are afraid of how it's going to be judged, you will never manage to finish it because that fear will always get you. And the idea is to tell stories. Yeah, of course. So tell stories. A good camera, good color grading, good editor, XYZ, these are just mediums, right? Yeah. Eventually it is the story or what you are trying to say via it. Do the mediums make it better in terms of quality? Yes. I mean, that's why like we also strive every day to learn better, to edit better, to grade better, to arrive at then you keep taking inspiration, right? Like from people, things, whatever. And by inspiration towards film, I don't only mean inspiration directly from film. You're a storyteller. Yeah. You can get inspiration from anywhere. People, things, observing, right? Yeah. So that, you know, for me personally, to people trying to, you know, get this and bhai, unfortunately there is कोई एक रास्ता नहीं है इसका. If you look at even a lot of successful filmmakers या जो भी है, सबकी कहानी एक नहीं है या सबका तरीका एक नहीं है. आपके बैकग्राउंड अलग है, वो अलग अलग जगह से आया है, कल्चर्स अलग है, सिचुएशनशिप जो उन्होंने लाइफ में देखी है वो अलग है. So you give two directors the same script but two different films will be made. Yeah, right? for sure. And why is that? Because two different perspectives, two different situationalism, two different cultural backdrops, X, Y, Z. Yeah. Right? I don't think any of our thoughts are original, right? Our thoughts are influenced by situations in life, the things we've seen, the things we've heard, the people we've met, X, Y, Z. That list goes on. Yeah. So, which is why we will always have so slightly different perspective in our own individual thought. Very true. Yeah, I was also said this too. Okay, हाथ में फोन है, कैमरा है, बना. अच्छा कैमरा है, अच्छा लैपटॉप है, बना. The idea is to do. आप जितना बनाते रहो उतना ज़्यादा आपको एक तो खुद की जो लैंग्वेज होती है ना, या खुद की जो कैमरा लैंग्वेज होती है कि आप एक स्पेसिफिक लेंसिंग को या कैमरा को आप किस हिसाब से यूज कर रहे हो, क्या कनोट करने, दैट विल स्टार्ट डेवलपिंग, है ना. बट अगर आप डर जाओगे बनाने से ही, जजमेंट मतलब तुमने जो फिल्म में मैंने और वरुण ने एक्टिंग की थी, अगर वो फिल्म तुम आज देखोगे ना तो इतना हंसोगे ना, पर उस वक्त पे मेरे दिमाग में मैं टैरेंटिनो था, है ना, और मैं बना रहा पिक्चर. ठीक है, आज मैं खुद हंसता हूँ उस पर अगर वो तभी नहीं बनाया होता. एट प्रेजेंट आपको थोड़ा डिल्यूजनल भी होना जरूरी होता है. हाँ भाई,
तभी तो आप खत्म कर पाओगे तो But you have to be aware how delusional. हाँ Because if you are किस state में? unawarely delusional, it counters only the term, but है कुछ उसमें क्योंकि I wouldn't say delusional. I would say you need to be you need to dream. You need to have a vision. हाँ of course विजन तो होना चाहिए हाँ and you need to have faith in yourself. अगर आप of course if you keep critiquing your own work and not putting it out there for anybody else to see, you will never know. I think that is what is scary. Just never knowing, Yeah. because you wrote that poem but you were too scared to recite it to someone. Yeah. Why? Because you were too afraid of ridicule. You were too afraid of being made fun of. I am not anymore. When I left film and I came here, I'm sure a lot of people thought I'm gone mad. Because like a maniac, I was just like venting my emotions into these things that I would shoot with GoPros and put it up and everything. And I'm sure there are still quite a few people who think I'm mad. Right? But am I happy doing this? Yeah. How happy am I doing this? Very. Yeah. Right? So unless there comes a day where I'm not happy doing this anymore, I will keep doing this. Yeah. I will keep trying to find new stories to tell. This island never ceases to surprise me. Yeah. I think it's like the various kinds of people who keep coming and going into these islands. That's the that beauty, keep us- no? Yeah, because that is the we beauty, get to for meet sure. so many people. Yeah, and Yeah. the On a conversation daily basis. Like there are Yeah. new people on the boat. Yeah. They've gone. Yeah. New people have come in. Yeah. Somebody's a lawyer somewhere. Somebody something Yeah. else. Somebody something Yeah. else. I mean, I find that very interesting. Yeah, it's very intriguing. Like every conversation. It is brings the different. newness to my life every day For sure, because I'm for like, sure. oh, like this person's really interesting. Yeah. Like different life story, different travel stories. even this place भाई we are shooting in classic hostel Yeah. Yeah. मैं कल आया Yeah. और भाई मैं कम से कम I think I've met like 6-7 people हाँ. हर किसी की अलग जर्नी सब अपने I think solo travels के काफी सारे हाँ. Yeah. भाई कितना amazing like Amazing, भाई ये जगह. See, this space is also built really well by Goldie. yeah Because I thought, and his idea is to make this a community center. Yeah, So even yeah. I intend on operating a lot out of here. Because like the way it is, you just inevitably if you're staying here, you end up meeting new people, travelers, you spend Yeah. time together, you do things together. It is very enriching. This was the place I first traveled solo to in life. Oh, Yeah, in life. in life. Oh, okay. And that changed a lot of perspective. Right. Because when you travel solo, you get to spend time with yourself. It's Yeah. at first it's very scary. कि Yeah. मैं क्या करूँगा अकेला पागल हो गया है. But it जैसे वो was मेरा है जैसे आपने बोला था कि एक बार solo अरे कर travel ले कर। भाई तू क्या कर रहा है कर ले क्योंकि It's life भाई is changing. different यार. Traveling solo is something else. I mean कोई एजेंडा नहीं है Yeah. है ना. कोई चार लोग नहीं है कि आप खाना कहाँ खाना है Yeah, खाना you कहाँ can do खाना है whatever खाना you कहाँ want. खाना है. तो एक तो वो 40 मिनट बच जाता है Yeah. डिस्कशन का. ठीक है चेहरा उठा जहाँ भी जाना है चल दे. And what I felt was when I traveled solo, the way I interacted with people changed. I was more forthcoming. I was more happy about talking to new people, Yeah. discussing. Yeah. So that really I feel helped. like you also open up easily to strangers because you know that there's no judgment, right? Because you're meeting a new person and you're just talking, you're going back and forth with a conversation. I was very afraid of judgment in life. I was very insecure, yeah, because of Okay. multiple things, X, Y, Z. I was very shy because I was very afraid of judgment Right. in life. Okay. And sometimes some people think I'm snobbish, but actually I was completely introverted. If I say this to you right now, you might also find it funny, but I still am. Unless I'm having a good day and I feel bold about myself, then I'll just strike up a conversation with Yeah. you. If I'm not, if the thing is going on inside, I'll be stuck at my table and people think that, oh, this guy's pricey. But I'm actually petrified. It's very strange. But है ऐसे. We were talking about वो graphs थे ना highs and lows. Yes. There are two things. Do you want to be extremely happy or do you want to be peaceful in life? Yeah. Right. I feel the goal is peacefulness because when you are peaceful,
like I was explaining to Azay, imagine your life as a cardiogram. When I was actively using and all, things used to excite me. Okay, so I used to have dopamine spikes and then drops. Yeah. Okay, now even when something good would happen, I would get overexcited. When something bad would happen, I would get overtly into it. Closed off. Yeah. Into it, you know, like romanticize my own tragedy, romanticize sadness, XYZ. Same goes with me, but food के लिए. I legit. मेरे को problem है. Correct. I realized that when I, came into recovery, I started following, these practices that people told me. I brought discipline into my life. I started meditating. Yeah. A consistency started happening with my feelings. Okay, that meant that if something good happened, my smiles were not too broad and my tears were not too deep or too heavy or whatever, however you describe large tears. Yeah. So I was lesser moved by external things. But again, like this I think this involves consistency in terms of a certain discipline towards your routine. Yeah. That's what I learned very well in rehab. Routine or scheduling my day. They emphasized on that a lot. A plan leke chalo. Touch with your therapist. On and off. Yeah, but the love I have for him because he saved my life. The funny part is when I went into rehab, my ego and everything, I took a look at him and I started arguing with them, saying that I don't think he can handle my case. Look at the delusion in this. I am the addict. I am in rehab. And I am saying I don't think this guy can handle my case. Why? Because everything that I knew firstly led me there. Right? And we sat down and he confronted it with me. And he said, I heard you think this. So he said, let me correct your thinking. It's not like that. I'm very experienced XYZ. One boy from Pune, Chapat, mere se chota tha wo. That guy, man, shit. He broke me. First he broke me. First he removed every layer of ego I had. Then he got me to look at myself. Then he got me to change myself. And then, of course, he was limited to being my therapist while I was in rehab. When I got out, he helped me, in rehab only helped me build a support system. And then there were people who immensely helped me outside. And they were all addicts, all recovering addicts. And, Dr. Ashish Deshpande, who's probably one of the most successful de-addiction specialists in the country. It appeared on episodes of Satyamev Jayante and all. That man scientifically explained the disease to me. That helped me immensely. Him, there's another Dr. Azhar Hakimi, my own therapist, this lady called Miranda, and my very dear, person who was dealing with outpatients at that time and everything, and now he's a very good friend of mine called Nitin Lavanya. These people mentored me in different ways, and then the meetings, Alcoholics Anonymous, Narcotics Anonymous, right? These are the most honest rooms you will enter in your life. There is something very spiritual about these rooms. मतलब I cannot explain. मैं सोचता था when I was a teenager कि 40 लोग 40 बेवड़े एक कमरे में मिलके क्या बातें करते हैं. Life got me there. और अब the respect I have for those rooms is something else. People look down upon these things. Those people don't understand these things completely. But these rooms are. Why even like something like addiction recovery works with meetings and all? Because we figure out ourselves while we are figuring out other people, and I feel like we are able to view somebody else objectively. अब उसमें ना आपने खुद को अपनी सोल्यूशन दे दी है, क्योंकि अगर तेरा प्रॉब्लम है ना, मैं बड़े आसानी से तुझे बोल दूंगा कि करना क्या है तुझे. अजय, तो ये दिक्कत है, तू ऐसे कर. पर वही प्रॉब्लम अगर मेरा है ना, वो नहीं होगा था. अगर तेरा प्रॉब्लम है, यू आर नॉट ओवर समवन, यू आर एवरी डे यू आर लुकिंग हर अप ऑन इंस्टाग्राम, मैं तुझे क्या बोलूँगा, अरे देखना बंद, डिस्टेंस बना. अभी वो तो गया, अब नहीं आना. और जब मेरी बारी आएगी ना, ये मैं इतने आसानी से कर नहीं पाऊंगा. It's easier said than done. So I feel that objectivity with others, it helps us a lot. It helps us start to see our bullshit. Yeah.
फॉर श्योर मैं अजय को क्या बोल रहा हूँ कि ये बहन जो मैं क्या कर रहा हूँ, Yeah. तो दैट इज माई बुलशिट. So that is what I need to call out. Yeah. And also when you're, huh? मेरे लिए आई तो डू कि आई हैव अ स्मॉल सर्कल जहाँ पे मैं मेरे जैसे लोग को रखता हूँ और उनको बोलता हूँ कि भाई मैं भी कॉल आउट करता हूँ उनको और वो भी कॉल आउट करते हैं एंड अपडेट देता हूँ ये हर बहुत सही महीने, दो तरीका महीने है. में. बहुत सही तरीका है. In rehab we were made to do this. In rehab we had something known as process group where the whole group would give you feedback about you individually. Okay? You're not allowed to respond to it. अच्छा हाँ, क्या आप काउंटर ही ना करो ना करो. कि सुनो भाई. हाँ, पर That उसका also. इम्पोर्ट पहले तो बहुत गुस्सा आता था भाई. कोई मुझे बोल रहा है कि तू ऐसा है, तुझे लगता है तेरे ही प्रॉब्लम्स है, दुनिया में और कोई कुछ नहीं है. यार क्या होता है ना, वी गेट वेरी डिफेंसिव समटाइम्स. किसी ने हमारे बारे में कुछ बोल दिया जो हमें खुद को खटकता है ना, तो हम बड़ा ऐसे कैसे बोल दिया तूने, हमको रिस्पॉन्ड करना है. Yeah. That does not allow us to see our own bullshit. Okay? That does not allow you to see your own bullshit. Right. So when you're not allowed to respond, na, it inevitably stays with you. Now you start Yeah. seeing it. Yeah. And they had given us specifically. If you feel that somebody is wrongly saying something to you, तो जाके 5 लोगों को पूछ ले, मैं ऐसे करता हूँ क्या? तेरे करीब वाले लोग तुझे बोल देंगे. हाँ, मैं ऐसे पूछूँ तो मैं जो दोस्त चूतिया ने देख ऐसा बोला है, मैं ऐसे करता हूँ क्या? तो तू क्या बोलेगा? नहीं तू ऐसे नहीं करता. Yeah. बट इफ आई जेन्युइनली आस्क यू, यार अजय ये बोल रहा है ऐसे, मैं बहुत सिगरेट पीता हूँ, ऐसा है क्या? बोले और हाँ वो जो भाई बोले है. ठीक है, अब 5 में से 4 लोग ने बोल दिया कि हाँ भाई है, तो अब मुझे सडनली रियलाइज हो कि हाँ भाई ये तो मैं कर रहा हूँ. बिकॉज इंटरनली द वे आई लुक एट माई सेल्फ माइट बी वेरी डिफरेंट देन हाउ आई एम बिहेविंग एक्सटर्नली. Yeah. So can you talk about your future projects या जो you are planning to do in the island? बहुत बड़े बड़े प्लान है भाई. हो जाए तो Spill कर मजा आ दो. जाए. I mean, the idea is to allow this, underwater filming thing to grow. I have now come across 2 very handy and good partners who are also good friends now, Rahul and Jay. The idea is to start a school, teach, but while doing that, our goal is by the end of next season to have a or 2 documentaries ready to float around XYZ. The eventual idea or the goal is to put up a production unit that is so strong and so self-sufficient that someday we manage to do work for a BBC, for National Geographic. So let's see where that goes, because I feel boys in the Andamans who are using cameras today have inspired me to do more. They have the eye, they have a grit for storytelling, they are storytellers. Yeah. And I hope to one day raise a team from the ground here who's capable enough of doing work for Nat Geo, BBC, XYZ. That's the goal. I love to be a part of it. Of course. And also produce our own films. Tell stories. These islands have a lot to tell, bhai. Yeah, of course. And because of the people who come and go, there's so many new stories coming in and going. The sacredness or the sanctity of this place, that is what makes me, that is what keeps me in. तो ये है, देखते हैं कभी जाता है. It was a nice conversation, right? With you too. Yes. Octopols. कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा. I love conversations anyway. हाँ भाई. तो इसमें इतना ही फर्क था कि कैमरा चल रहा है. Yesterday तो we sat and we spoke for 3 hours. ज़्यादा ही था. Sweet. हाँ भाई. कल we were Damn nice.